तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। G20 की आज शुरुआत हो गई। लंबे वक्त से इंतज़ार था। दुनिया के 20 आर्थिक रूप से सबसे संपन्न देश, ताकतवर देश और 9 वो मेहमान जिन्हें हमने बुलाया, यानी कि भारत की तरफ से। तो 29 देश और कुछ यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं, ये सभी आज मौजूद। और प्रगति मैदान के भारत मंडपम में ये शुरू हुआ और कल दोपहर तक चलेगा। तो एक तरफ भारत मंडपम के अंदर G20 शुरुआत, दूसरी तरफ मंडपम और मंडपम के बाहर पूरी दिल्ली में सुरक्षा का घेरा। 2 दिन तक मैंने आपको सारी जानकारी इस बारे में दी। आज की कहानी थोड़ी अलग है। 26 नवंबर 2008 मुंबई में एक अटैक हुआ था, एक आतंकवादी हमला। पाकिस्तान से 10 आतंकवादी समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे और इसके बाद अगले 3 दिन तक उन आतंकवादियों से निपटने के लिए पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। अलग अलग ताज होटल से लेकर ओबराय होटल तक इन आतंकवादियों ने वहाँ पर घुसकर कब्जा कर लिया था। बहुत सारे लोगों को बंधक बना लिया था। और ये पहली बार था कि इस तरह के सिचुएशन से हमारी सुरक्षा एजेंसियों का आमना सामना हुआ था कि कुछ टेररिस्ट तमाम हथियारों के साथ होटल के कमरों में छुपे हुए हैं और बहुत सारे मेहमानों को कमरे में बंधक बनाए हुए हैं, हॉस्टेज बनाए हुए हैं, और अब उनसे निपटना है। तो इसका तजुर्बा था नहीं अब तक। आतंकवादी जो हमले जिस तरीके के होते हैं, सड़क पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, ट्रेन में, है ना, बाज़ार में बॉम्ब ब्लास्ट और ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आतंकवादी आकर किसी तरीके से किसी बंद कमरे में अपने आप को छुपा लें और फिर 3 दिनों तक सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनकी मुठभेड़ हो, ऐसा सिचुएशन 2008 से पहले नहीं था। तो 2008 में जब ये आतंकवादी हमला हुआ तो इसमें करीब 160 लोगों की जान गई और 3 दिन लगे। और इन 3 दिनों में हमारे रैपिड एक्शन फोर्स दिल्ली से, मानेसर से, NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप, जो उनके कमांडो NSG के, इसके अलावा मुंबई पुलिस थी और बाकी अलग अलग एजेंसियां, मैरीन कमांडो, इन सब ने 3 दिनों तक इन आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक तरह से हिस्सा लिया। लेकिन 3 दिन लगा, 72 घंटे। तो ये अपने आप में उस वक्त सोचने वाली बात थी कि इस तरह के हमलों को कैसे रोका जाए या कैसे निपटा जाए। तब पहली बार ख्याल आया कि आतंकवादी इस तरह से भी हमला कर सकते हैं और क्या उसके लिए हमारी तैयारी है। उसके बाद नई दिल्ली में सरकार के लेवल पर, बड़े अफसरों के लेवल पर इसको लेकर एक मीटिंग हुई कि अगर इस तरह का हमला फ्यूचर में होता है तो फिर हम उसे कैसे रोकें, बंधकों को, होस्टेज को कैसे निकालें, उन बंद कमरों के अंदर उनका मुकाबला कैसे करें। तो फिर उसके ऊपर लंबी प्लानिंग हुई। इसी दौरान में इधर एक ट्रेंड भी चेंज हो रहा था। आतंकवादी हमले में भी बड़ी सारी तब्दीली आई। एक होता है लोन वुल्फ अटैक। लोन वुल्फ मतलब ही इससे अपने आप में आ जाता है कि कोई एक शख्स हमला करता है, हमलावर, एक ही आतंकवादी, वो किसी भीड़ भरे बाज़ार में पहुंच जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है या फिर ब्लास्ट कर देता है। या एक ही बंदा किसी एक होटल में घुस जाता है और तमाम लोगों को बंधक बना लेता है। पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में, लोन वुल्फ अटैक की तादाद ज़्यादा बढ़ी है। 90% से ज़्यादा ऐसे केसेस हुए। अमेरिका में तो 96% हमले जो हुए हैं लोन वुल्फ ही हुए, मानो किसी एक ही शख्स ने किया है। तो अपने यहाँ भी ऐसे कई हमले हुए। तो इस लोन वुल्फ अटैक और कमरों के अंदर या किसी होटल या किसी बिल्डिंग, किसी इमारत, वहाँ कोई मेहमान, अगर वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो जाए तो उससे कैसे निपटे। फिर आया G20। तो ये हुआ कि G20 कहीं 26 नवंबर 2008 जो मुंबई में हुआ वैसे हालात न पैदा हो जाए, क्योंकि तमाम ख़ास मेहमान 20-20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष दिल्ली के अलग अलग 5 सितारा होटलों में हैं। तो उन होटलों में अगर कोई इस तरह का अटैक हो जाता है तो फिर कैसे निपटा जाए। तो इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। 2008 ने नींव डाली और उसके बाद ये तय हुआ कि हमारी ही फोर्सेज में से, अलग अलग फोर्सेज में से कुछ लोगों को चुना जाए और उन्हें ट्रेनिंग दी जाए और एक नई फोर्स बनाई जाए जो ऐसे हालात से निपट सके। इसके बाद NSG, दिल्ली पुलिस और कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को बहुत कठिन ट्रेनिंग दी गई
और उस ट्रेनिंग के बाद उनमें से कुछ लोगों को चुना और एक नई फोर्स बनी। इस फोर्स का नाम रखा गया हिट, HIT, हाउस इंटरवेंशन। जो घरों के अंदर अगर हम बात करें तो किस तरीके से घुसकर उनका मुकाबला कर सकते हैं, तो हाउस इंटरवेंशन टीम, HIT। अब इसका काम किया और ये क्या करेंगे? तो अभी तक ये था कि NSG और बाकी एजेंसियां आमने सामने बाकी चीज़ों से मुठभेड़ मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अब किसी होटल में कोई टेररिस्ट घुसा और किसी एक मेहमान को बंधक बना ले तो उससे कैसे निपटा जाए, जो मुंबई में हुआ था 26/11 को। तो उसी के लिए बनाया एक फोर्स बनाई गई, HIT, हाउस इंटरवेंशन टीम। इनका काम ही है दो। एक, किसी भी बिल्डिंग, इमारत, होटल में अगर इस तरह के हालात पैदा हो जाए कि वहाँ कोई टेररिस्ट घुस जाए, कुछ लोगों को बंधक बनाए, तो उनसे निपटा जाए, क्योंकि वहाँ अड़चनें बहुत हैं। सामने वाला कमरे के अंदर है, रोशनी नहीं है, उसे सब कुछ पता है, और दूसरी तरफ से फिर सामने आकर उसको मुकाबला करना है, तो ये जोखिम इसमें ज़्यादा है। तो हिट को इसी बात की ट्रेनिंग दी गई कि अगर किसी होटल, किसी बिल्डिंग या किसी और जगह पर कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया जाता है, तो आप उसे कैसे सकुशल बाहिफाजत वहाँ से आप उसे छुड़ाकर बाहर लाओगे। और इसकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई। इस ट्रेनिंग के बाद ख़ास तौर पर G20 के लिए इन्हें तैयार किया गया। 23 5 सितारा होटल हैं जहाँ पे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष रुके हुए हैं इस वक्त। लंबी चौड़ी सुरक्षा के सारे तामझाम हैं, अलग अलग एजेंसियाँ, अलग अलग फोर्सेस हैं, खुद उन देशों की अपनी अलग अलग फोर्सेस हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम रोल जो प्ले कर रहा है वो है HIT, हाउस इंटरवेंशन टीम, हिट। अब हुआ ये है कि इन्हें सिर्फ इसी के लिए तैयार किया गया है कि जो बाहर है NSG और दूसरे चीज़ जो कमांडो और वो लोग, बाहर के ख़तरे को देखिए, अंदर के ख़तरे को हम देखते हैं। तो जितने भी ऐसे होटल हैं जिनमें इन तमाम मेहमानों को ठहराया गया है, उन्हीं होटल के कुछ ख़ास कमरे हैं और इन कमरों के बारे में कोई नहीं जानता, सिवाय इन हिट के कमांडोज के डायरेक्ट वो अफसर जिनको ये रिपोर्ट कर रहे हैं। ये भी नहीं कि बहुत सारे लोग, सिर्फ एक पर्सन जो डायरेक्ट इनको ऑर्डर देगा और जिसके ऑर्डर को इनको फॉलो करना है। और वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सामने वाले को मारना है तो मारने का हुक्म दे दो, पकड़ना है तो पकड़ने का हुक्म दे दो। लेकिन बीच में यहाँ पे कोई और लाल फीता शाही टाइप की चीज़ नहीं है कि अच्छा ये सिचुएशन है, ठहरो उनसे पूछता हूँ, उनसे बोलो। यहाँ पर सीधे सीधे हिट की टीम ऐसे तमाम होटलों के कुछ खामोश या अनजान कमरों में मौजूद है इस वक्त भी, और कोई नहीं जानता कि वो किस कमरे में है, किस रूप में है, किस भेष में है। लेकिन वो है, वो इसलिए है ताकि अगर उस होटल में किसी गेस्ट पर कोई हमला हो तो बाहर से मदद की ज़रूरत नहीं है, अंदर से ही फ़ौरन मदद मिल जाएगी, उन्हें फ़ौरन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और वो अंदर ही अंदर अपना एक्शन, अपना ऑपरेशन शुरू कर देंगे। और उसके लिए सिर्फ उनको कमांड एक ही उनका बॉस देगा और वो उसी बॉस के कंट्रोल में सारे होटलों में हिट की टीम काम कर रही है। तो पहला तो ये है। दूसरा ये कि अगर किसी भीड़ बड़े बाज़ार में या कहीं और भीड़ में इस तरह का कोई हमला होता है तो कैसे अपने मेहमानों को वहाँ से सुरक्षित निकालना है और कैसे कम से कम नुकसान हो, इसको तय करना है। तो इसके लिए पूरी जो हिट की टीम है उसको लगाया गया। इनके पास जितनी भी अपनी सुरक्षा एजेंसियों की टीमें हैं उनमें सबसे बेहतरीन और सबसे ख़तरनाक हथियार इन्हीं को दिए गए, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा रिस्क जो है अपने मेहमानों को बचाने का, वो सबसे पहले इन्हीं के पास आएगा। अगर जहाँ वो ठहरे हैं जिस छत के नीचे और वहाँ होता है, तो जितने भी बेस्ट वेपन हैं इनके पास हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो इनके पास है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी इसी हिट को दी गई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनका चेहरा, इनका कहाँ पे है, इनकी मौजूदगी, मतलब एक तरह से ये आप समझ लीजिए कि परछाई टाइप की चीज़ है। किसी को पता ही नहीं कि ये कौन हो सकता है। 10 बार लोगों ने देखा हो, उन्हें भी मालूम नहीं कि ये हिट के लोग हैं, क्योंकि इनको उस तरीके से ना इनकी वर्दी दी गई है ना बाकी चीज़ें। तो ये उसके बाद शुरू हुआ और जो जिम्मेदारी दी गई है वो इस वक्त
हिट के लोगों को दी गई है। इसमें इनके अलावा एक K9 का भी बहुत बड़ा रोल है। K9 असल में उस स्क्वाड का नाम है जिसके अंदर टोटल 69 डॉग्स हैं, स्निफर डॉग्स। ITB यानी कि IDBB, इंडो तिब्बत पुलिस जो अपनी है, उसके अंदर में पिछले 6 महीने से इन 69 कुत्तों को या स्निफर डॉग्स को ट्रेनिंग दी गई। ख़ास ट्रेनिंग बारूद, बॉम्ब सूंघने की और ख़तरे को भांपने की। और इस वक्त G20 समिट की सिक्योरिटी में ये K9 स्क्वाड के 69 डॉग्स का भी उतना ही बड़ा रोल है और जितना बाकी की एजेंसियों को है। तो हिट के अलावा एक बड़ी जिम्मेदारी इन K9 स्क्वाड्स के 69 डॉग्स के ऊपर भी है और ये भी अपनी जो इनको कंट्रोल करते हैं सिर्फ उनका ही हुक्म मानते हैं। तो ये तो हो गई 2 चीज़ें। तीसरी, आप लोगों को याद होगा, ये अजीब सी एक चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है इसकी, कि अभी चंद्रयान 3 पहली बार हम लोग साउथ पोल पर गए, भारत पहला देश हो गया दुनिया का जाने वाला। उसी तरीके से 29 मई 1953 न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी थे जिन्होंने इस धरती की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और वो एवरेस्ट पर पहुंचे थे। अब आप कहेंगे कि ये G20 से एवरेस्ट का क्या लेना देना। बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। वो ये है कि जब एडमंड हिलेरी वहाँ पहुँचे तो पूरी दुनिया में नाम हुआ कि भाई एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाले ये पहले शख्स हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि पहुँचे तो थे एडमंड हिलेरी पहले, सर एडमंड हिलेरी, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने में जिस शख्स ने मदद की थी उसका नाम था तेंजिंग, और ये वहीं तिब्बत और नेपाल के पास के रहने वाले तेंजिंग शेरपा। शेरपा एक तिब्बतियन शब्द है, ये बना है शर और पा से। शर और पा इसको मिलाकर बनता है पूरब के लोग। तो तेंजिंग शेरपा वो शख्स थे जिन्होंने एडमंड हिलेरी को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचाने में मदद की थी। तो शेरपा ये नाम सुनने में भी अच्छा लगता है। अब सवाल ये कि मैं तेंजिंग और शेरपा और माउंट एवरेस्ट का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? G20 की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। तो G20 में शेरपा की भी बड़ी बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है। G20 में शामिल होने वाले जितने भी देश हैं उन सब का एक शेरपा है। अब आप कहेंगे इनका शेरपा से क्या लेना देना G20 का? तो है, भारत का भी एक शेरपा है और हर G20 में होता है, हर एक देश का। ये जो G20 की मीटिंग होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 दिन होता है, जैसे आज और कल, आज सुबह से बातचीत हुई तो उसमें अपने प्राइम मिनिस्टर से लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कनाडा, फ्रांस, अर्जेंटीना, है ना, कनाडा, तमाम लोग, सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। तो ये 2 दिन तो हो गया, लेकिन ये मामला और खेल 2 दिन का नहीं होता। इससे पहले पूरी मेहनत होती है महीनों की। जैसे अगला G20 अब ब्राज़ील में होना है, तो इसके ख़त्म होने के बाद ब्राज़ील में तैयारी शुरू हो जाएगी। आज के दिन सिर्फ वही होता है कि जब ये सारे बड़े टॉप नेता बैठते हैं तो कुछ खास एजेंडा तैयार होता है, 10, 20, 30, ये तो इसको पास करें और इसमें सबकी सहमति होती है, सब एग्री कर जाते हैं और फिर वो उसको उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एजेंडा आज ही के दिन नहीं तैयार होता है। आज तो सिर्फ ये होता है कि सारे नेता उस पर मोहर लगाएंगे। एजेंडा महीनों पहले से तैयार होना शुरू होता है। तो वो तैयार कौन करेगा? शेरपा। G20 की इस 2 दिन के पूरे प्रोग्राम के लिए जो एजेंडा तैयार होता है इसमें महीनों मेहनत की जाती है और हर देश से एक शेरपा होता है जो अपने अपने एजेंडों को लेकर इन G20 के सारे 20 देशों के साथ कांटेक्ट में रहता है। तो ऐसे समझिए कि अगर जैसे माउंट एवरेस्ट चोटी है और चोटी पर पहुंचना है तो तेंजिंग ने मदद की थी, तेंजिंग शेरपा ने। तो उसी तरीके से G20 के ये जो समिट है और इस 2 दिन के समिट को अंजाम तक पहुंचाना है तो इसको पहुंचाने का काम शेरपा करता है। वो पूरे थ्रू आउट महीने में हर देश का एक शेरपा वो तैयारी करता है
एजेंडा बनाता है और उसके बाद दूसरे देशों के साथ मिलकर फिर वो उस पर बात करता है, फिर वो उसकी सहमति होती है, कुछ करेक्शन बताता है, फिर तीसरा चौथा पांचवा, तो हर देश अपना एक शेरपा तैनात कर देता है और ये 20 के 20 शेरपा आपस में मिलते हैं। जो भी उसमें जोड़ घटाव होता है, नई चीज़ें जुड़नी है, कुछ हटानी है, वो आपस में बात करते हैं। उन सारे मसौदों पे फिर जाकर जब सारे सहमत हो जाते हैं तो फिर आखिर में ये होता है कि बस यही 10-20 पॉइंट है। फिर वो पहुंचता है उस देश के राष्ट्र अध्यक्ष तक और उनको ब्रीफ किया जाता है कि इस बार इस G20 के समिट में हमारा ये है और इस पे सारे देशों से बात हो गई है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं। तो ये सारा काम G20 का हर देश एक शेरपा को अपॉइंट करता है और वो शेरपा ये काम करता है और तब जाकर G20 की समिट 2 दिनों तक जारी होती है और उसके बाद उस एजेंडे के साथ ख़त्म होता है जिस एजेंडे की बुनियाद शेरपाओं ने रखी थी। तो यहाँ पर भी वो माउंट एवरेस्ट है, ये G20 है, लेकिन यहाँ पे भी शेरपा की अलग भूमिका होती है। और ये हर जो G20 के देश होते हैं उसका जो शेरपा होता है वो कोई ना कोई वो अफसर गवर्नमेंट का जिसको इकोनॉमी के बारे में, चाहे वो फिर मतलब बड़े पोस्ट में हो, और चूँकि G20 का मकसद ही है आर्थिक रूप से, इसकी शुरुआत ही इसलिए होती है आर्थिक मंदी के बाद, तो जिसे इकोनॉमी की पूरी जानकारी हो, उसकी नॉलेज हो और उसी हिसाब से फिर उसकी तैनाती की जाती है। तो इस बार भी G20 के उन शेरपाओं का भी बहुत बड़ा रोल है जो 20 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि आज से G20 की जगह अब ये G21 हो जाएगा अगली बार जब ब्राज़ील में होगा, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक और देश को इसका परमानेंट मेंबर बना दिया G20 का, और वो है अफ्रीकन यूनियन। तो जैसे अभी तक यूरोपियन यूनियन था तो अब अफ्रीकन यूनियन, तो अब वो 20 के बाद ये 21वां देश या यूनियन, तो अब G21 होगा ब्राज़ील में अगली बार से। अगर आप लोगों के पास किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाए तो ये लास्ट है G20, अगली बार से G21 होगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले भूल गया था भाई अपना सिलसिला। आज राहुल कुमार इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे है राहुल जी। और ये अमृता सिन्हा जी ने भेजा है, उनके हस्बैंड हैं, और उनकी बेटिया अस्मी ने भी भेजा है। SK सर्वेश कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सर्वेश जी। पल्लवी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पल्लवी जी। और ये फिरोज़ खान ने भेजा है। करमजीत सिंह बिर्रिंग, इनका भी आज जन्मदिन है, और इनका ये कर्मा भी अपने आप को बुलाते हैं, तो करमजीत या कर्मा भाई हैप्पी बर्थडे। साथ ही मणिकांता का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मणिकांता जी। और ये ज्योति जी, और साथ ही नंजुन दास स्वामी, और इन्होंने भेजा है इसके अलावा मुकुंद, अक्षय कुमार, श्रद्धा चौहान और शकुंतला, शकुंतला सूर्यवंशी, इन तीनों का भी आज बर्थडे है। मुझे लगता है अक्षय कुमार शायद अपने फिल्म स्टार, उनका आज जन्मदिन है। तो अक्षय, श्रद्धा और शकुंतला, आप तीनों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और भेजा है ये जगदीश सोनवाने ने। साथ ही प्रियांवद पटवार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियांवद जी। और ये रवि सूर्यवंशी ने भेजा है। ज्योति सक्सेना का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ज्योति। और ये सौरभ कुमार ने भेजा है। साथ ही आज हरबंस सिंह जी के बेटे का भी बर्थडे है। इन्होंने नाम लिखा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हरबंस सिंह जी आप विश कर दीजिएगा बेटे को पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर की तरफ से। साथ ही साथ राहुल हांडा की पत्नी का भी आज जन्मदिन है। इन्होंने भी अपनी वाइफ का नाम नहीं लिखा, लेकिन हैप्पी बर्थडे आपकी वाइफ को। राजा राम बिश्नोई कोटा से हैं, थैंक यू सो मच। केशव कुमार, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा किसलय सिंह सचान, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। कमलेश रजवानी, इन्होंने पूछा G20 से क्या फ़ायदा है। तो पहले मैं एक बार खुद समझ लूँ डिटेल में, फिर आपको फ़ायदा नुकसान सब बता दूंगा। संजय पाल सिंह, थैंक यू सो मच। इसके अलावा शीतोष्णा गुप्ता, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। और हाँ, आज हमारे साहित्य तक जो अपना है, साहित्य आज तक एक होता है और एक देखते हैं आप साहित्य तक, तो साहित्य तक से जुड़े हमारे एक होनहार साथी नितिन, आज नितिन का भी बर्थडे है। उसने ये भी कहा कि आज वो शाम को शायद बर्थडे पार्टी भी देगा, अब देखता हूँ देता है कि नहीं। लेकिन हैप्पी बर्थडे नितिन, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो और यूं ही तरक्की करते रहो।
तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी परसों यानी कि मंडे को किसी नई कहानी के साथ, और फिर नई कहानी मतलब नई कहानी वही अपने पुराने ढर्रे पर। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।